एक छोटा सा बच्चा जो होता है, जब से वो माँ की गर्भ में होता है, राइट फ्रॉम द टाइम ही और शी इज इन हिज और हर मॉम्स वूम्ब, उसको एक सूदिंग एनवायरनमेंट की जरूरत होती है काम करने के लिए। और कभी कभी एंग्जाइटी होती है, एंक्शियस होते हैं, घबराए होते हैं बच्चे, उनको सूद करने के लिए सूदिंग इफेक्ट होता है। तो उनको ये बचपन से ही ये हैबिट लग जाती है, या तो थम सकिंग की, या बेसिकली बाद में पैदा होने के बाद किसी भी चीज को पेसिफायर की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। पेसिफायर्स या थम सकिंग, या कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने पाँव को भी ऊपर करके लगाते हैं। तो बेसिकली इनके क्या फंक्शंस होते हैं? ये थम सकिंग या पेसिफायर्स बच्चे को काम करता है जब बच्चा अपसेट होता है, बच्चे को कंफर्ट करता है जब स्केर्ड होता है, स्ट्रेस में होता है बच्चा, कभी टेंशन में होता है, या कभी नए एनवायरनमेंट में आया जहाँ पे अलग अलग लोग, अनफेमिलियर एनवायरनमेंट है, अनफेमिलियर लोग हैं, तो बच्चा थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाता है। उसको काम करने के लिए या तो पेसिफायर ले लेते हैं या फिर थम सकिंग कर लेते हैं। और ये कुछ स्टडीज पाए गए हैं जिसमें कि ऑलमोस्ट 90%, ये मैं भारत की स्टडी तो नहीं बता रहा हूँ, बस प्रेवलेंट ग्लोबल स्टडी में कुछ स्टडीज में ऑलमोस्ट 90%, 90% न्यूबॉर्न्स में कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ थंब सकिंग होते हैं 2 घंटे बाद, बर्थ के 2 घंटे बाद। और इससे काफी इफेक्ट हो सकते हैं अगर एक्सेसिव यूज किया जाए। तो इसीलिए इसको स्टॉप करने की कोशिश करनी चाहिए एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। नॉर्मली क्या होता है, गुड न्यूज ये है कि बच्चे अपने आप धीरे धीरे 6 महीने के बाद या साल तक वो धीरे धीरे पेसिफायर और थंब सकिंग छोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी कभी हेल्प की जरूरत होती है, सपोर्ट की जरूरत होती है, फैमिली की सपोर्ट या प्रोफेशनल सपोर्ट की भी जरूरत हो सकती है। फैमिली में जो नियर एंड डियर वंस होते हैं, पेरेंट्स को सबसे पहले उनको काम डाउन होता है, उनको ये एहसास दिलाना होता है या उनको लिसन करना होता है, सुनना होता है बच्चों को, जिससे कि उनका जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस लेवल या क्या कॉज है, उसकी कॉज इटियोलॉजी क्या है, उनको जाने और उनको एश्योर करें। उनके बच्चे जो एंग्जाइटी में है, एंक्शियस हैं, उनको एश्योर करें, काम करें, जिससे कि वो बच्चे सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ पेसिफायर या थंब सकिंग में ना करें। और बहुत सारे बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं वो खुद पैनिक हो जाते हैं, तो खुद पैनिक ना हो, एश्योर करें बच्चों को। और कभी कभी बच्चों को प्रोफेशनल काउंसलिंग भी करानी होती है, साइकोलॉजिस्ट के पास करानी होती है ले जाके, या फिर पीडियाट्रिशियन के पास। उनके काफी कुछ सोल्यूशन मिल सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे कंसर्न हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं डेंटल हेल्थ में, डेंटल के शेप में, आर्च के, जॉ की डेवलपमेंट में, और साइकोलॉजी में भी, बच्चों के साइकोलॉजी में। तो ये सब अगर इनिशियल स्टेज में अरेस्ट किया जा सके तो बेहतर रहेगा, बेटर रहेगा। ज्यादातर पेरेंट्स आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। पुराने जमाने में जॉइंट फैमिली होती थी। अब न्यूक्लियर फैमिली में दोनों पेरेंट्स काम कर रहे होते हैं, दे आर बोथ आर बिजी होते हैं। शाम को थक हार के आते हैं, बच्चा चिल्लाता है, उनको पेसिफायर दे दिया या उनको थम सकिंग में ज्यादा उन्होंने देखा नहीं कि बच्चा चुप है, तो दे आर एश्योर्ड ऑल्सो कि ठीक है, बच्चा चुप है, इट्स इजी फॉर बोथ ऑफ अस, हम दोनों के लिए आसान है। सिर्फ डेंटिशन में ही नहीं, दांतों में ही नहीं, दांतों की ग्रोथ के अलावा जो जॉज की ग्रोथ है, अपर एंड लोअर जॉज, स्पीच में, साइकोलॉजी में काफी लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकता है। और यही अगर चेंजेस स्कूल में जाएंगे बच्चे, तो पीयर प्रेशर, स्कूल में बुलिंग या उनको मजाक हंसी उनका बन जाता है बच्चों का। द चाइल्ड विल बी मोर शाय, इंट्रोवर्ट, बच्चा सहम सहम करेगा। बच्चे की ब्रेन मेंटल यानी कि फिजिकल के अलावा साइकोलॉजिकल और मेंटल ग्रोथ भी हर्ट होगी, प्लस इमोशनल ग्रोथ भी। शॉर्टकट में अगर बोले तो अगर ये मॉडल के ऊपर आप फोकस करें, अपर जो है, अगर थंब सकिंग बच्चा कर रहा है, लेट्स से पेसिफायर है थंब सकिंग, ये पुश करेंगे जो अपर जॉ के दांत हैं, फ्रंट टीथ, उनको आगे की तरफ, ये शेप ऐसा है तो ये आगे की तरफ पुश करेगा। और नीचे के जॉ के जो फ्रंट टीथ हैं, इनको बैक पुश करेगा ये थंब। तो इससे क्या होगा कि आगे के दांत जो सामने वाले हैं, ऊपर वाले, वो आगे निकल जाएंगे
और जो नीचे के दांत हैं सामने वाले वो अंदर चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि ये पूरी आर्च बिगड़ जाएगी, माल ऑक्लूजल हो जाएगा, टेढ़े मेढ़े दांत हो जाएंगे, क्रुकेड टीथ भी बोलते हैं कभी, वो होता है। बाइट में प्रॉब्लम हो सकती है, बाइट डिफरेंट हो जाता है, क्रॉस बाइट हो सकती है, ओपन बाइट, आगे के दांत ओपन हो जाएंगे। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जब आगे के दांत मुंह खुले रह जाएंगे, उससे क्या होगा कि लिस्पिंग हो सकती है, या डिफिकल्टी इन लेट्स से कुछ शब्द, कुछ वर्ड्स बोलने में। कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं जो टंग और टीथ को मिला के बनते हैं, जैसे कि द, त, त, ऐसी ऐसी चीजें। कुछ चीजें होती है जैसे कि सरस्वती, 66 67 विस्लिंग साउंड आएंगी, क्योंकि दांत प्रॉपर्ली नहीं बैठ रहा है। जैसे कि आइडल दांत है, ये नहीं बैठ रहा है, ऊपर के दांत आगे निकल गए और नीचे के पीछे चले गए, और ओ की तरफ बन के ओपन बाइट हो गया है। तो इससे स्पीच में प्रॉब्लम हो सकती है। और टंग थ्रस्टिंग, बोलते समय जीभ भी बाहर निकलेगा, क्योंकि इसमें ऊपर नीचे वाले जॉ में थोड़ा सा गैप आ गया है। और अपर आर्च, जैसे कि अगर थंब सकिंग किया है, या अगर उन्होंने पेसिफायर्स ज्यादा एक्सेसिव यूज किया है, तो ग्रोथ में क्या होगा, जो चीक मसल्स हैं डेवलप हो जाएंगे, और जो ऊपर के जो मैक्सिलरी, ऊपर वाले जॉ, ऊपर वाले जबड़े के जो पैलेट जो है, पैलेट, तो उसमें वो उसकी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगी, नैरो आर्च हो जाएगा। फिर बाद में हमें अलग अलग तरीके डिवाइस करने पड़ेंगे उसको करेक्ट करने के लिए। सिर्फ दांतों की ही प्रॉब्लम नहीं होगी, जॉस के भी और स्केलेटल जो हैं उनकी डेवलपमेंट भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो इसके लिए बच्चों को ध्यान रखना जरूरी है, और ये सब कॉम्प्लिकेशन हम अर्ली प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर हम प्रिवेंट करें पहले से ही, तो ये रोकथाम अर्ली हो जाएगा, तो इज ऑलवेज बेटर। ये तो हम फिजिकल या डेंटिशन या जॉ की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल अलग होता है, इमोशनल अलग होता है। उससे स्कूल में साइकोलॉजिकल स्टंटिंग हो जाती है, बच्चा शाई हो जाएगा, इंट्रोवर्ट हो जाएगा, ज्यादा बात नहीं करेगा, बिकॉज उसको पीयर प्रेशर आएगा, बच्चे मजाक उड़ाएंगे बिकॉज ऑफ उसका उसका जो शेप अलग अलग है। तो वो बच्चा बोलेगा नहीं, बच्चा स्माइल नहीं करेगा, ही और शी विल बी शाई टू स्माइल। उससे इमोशनल ग्रोथ नहीं होगा, घुलेगा नहीं, घुलेगा मिलेगा नहीं। द किड्स आर नॉट मिंगलिंग विद देयर पीयर्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उनकी प्रॉपर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ भी नहीं होगी। तो ये कितना डीप सब्जेक्ट हो सकता है। पेरेंट्स को, मम्मी पापा को ये ध्यान देना जरूरी है। इट्स नॉट सिंपल। हम लोग इग्नोर कर सकते, देखते हैं कि कोई नहीं है, तो छोटी सी बात है, लेकिन आपने सही बोला कि ये बहुत डीप है। इट्स वेरी एसेंशियल टू स्टॉप इट इन अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज में इसको करेक्ट करना सही है। हमें ये जानना चाहिए कि ये नॉर्मल है। जैसे कि कुछ स्टडीज में बताया है कि ऑलमोस्ट 90% ग्लोबल 90% बच्चे जो पैदा होने के 2 घंटे के बाद किसी तरह के सूदर्स या फिर पेसिफायर्स या फिर थंब सकिंग, किसी तरह की हैबिट्स में वो रहते हैं, जस्ट टू काम डाउन देयर नर्व्स। गुड न्यूज ये है कि ये ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बच्चे, जैसे जैसे 6 साल की 6 महीने के होते हैं या 1 साल के, धीरे धीरे वो छोड़ने की आदत होने लगती है। प्लस जब, स्पेशली जब वो 2 साल के होते हैं, उनकी टॉकिंग या वॉकिंग की स्किल्स बढ़ती है, बोलने की और चलने फिरने की, दौड़ने की। तो ये डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, माइंड की डिस्ट्रैक्शन। सो ये डिस्ट्रैक्शन एक्टिविटी, यानी दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ। वो पहले तो बोल नहीं पाते हैं, तो जब भी स्ट्रेस होता है तो इस तरह से शो करते हैं, टेंशन होता है तो वो शो करते हैं या अपने आप को सूद करते हैं। लेकिन जब वो बोलना सीख जाते हैं, चलना सीख जाते हैं, प्लस स्कूल में जाने लगते हैं, तो उनका जो टेंशन है ना, वो डाइवर्ट हो जाता है कहीं और, यानी वो बोलने लगते हैं या फिर रन करने लगते हैं अपने स्ट्रेस को से दूर जाने के लिए। तो ये गुड न्यूज है। और स्कूल में जाते हैं तो बच्चों के साथ बात करके वो उनका स्ट्रेस काम हो जाता है। तो इसलिए ये घर पे इस तरह से कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि क्या इटियोलॉजी, क्या कॉजेज हैं। जब इटियोलॉजी कॉज को हमने डायग्नोस कर दिया, तो 90% ऑफ थिंग्स आर सॉल्व्ड करेक्ट डायग्नोसिस से। जब हम इटियोलॉजी को रिमूव करें, जैसे कि क्या
बच्चे की बात सुने, बच्चे को रिवॉर्ड दें कि बच्चा घबराए ना, बच्चे को प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें उनको कि पेरेंट्स से बात करें, बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, बाहर लेके जाएं या उनको तारीफ उनकी करें, उनको कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस दें। जैसे कि हम टॉयज के शॉप में लेके गए, उनको बताया कि इनमें से आप चुन लीजिए, और जब टॉयज सेलेक्ट कर रहे हैं तो या तो जो शॉपकीपर है उनसे बोलें कि आप बच्चे को बताएं कि ये खिलौना जो है ये पेसिफायर के बदले में है, तो पेसिफायर वापस जाएगा, ये आपको टॉय खिलौना तभी मिलेगा जब आप ये पेसिफायर लेना बंद करें। जिससे कि उसके साइकोलॉजी में, बच्चे की साइकोलॉजी में ये बन जाए कि आज तो पेसिफायर चला गया है, ये टॉय के बदले, यानी एक्सचेंज ऑफर के ऊपर फोकस करना है और उनको एनकरेज करना है कि वो अच्छे अच्छे आइटम्स करें, और उनके हमें ड्राफ्ट भी करने हैं, एक रूटीन पैटर्न को रजिस्टर में ड्राफ्ट करने हैं। ये देखना हमें कि बच्चा किन किन इंसिडेंट से प्रभावित होकर वो पेसिफायर या थंब सकिंग करने लगा है, उस इटियोलॉजी, उस कॉज को, उस टेंशन को दूर करें, तो ज्यादा वक्त बिताएं बच्चों को। यानी कि हमने भी देखा है कि कोविड-19 ने हमें बहुत कुछ अच्छी चीजें भी सिखाई है। अनफॉर्चुनेटली इसमें बहुत सारे हमने प्रियजनों को लूज किया है, उनके लिए हमारी सांत्वना है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये हुई कि हम घर में अपने पेरेंट्स जो थे वो सारे बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम इन्वेस्ट करने लगे, और उस टाइम पे बहुतों ने काफी एहसास हुआ बहुतों को कि कुछ टेंशन है, कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। तो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज टू स्पेंड मोर टाइम, क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ। और कुछ अलग अलग चीजें हो सकती है, जैसे कि बॉटल टीथर्स होते हैं, फिंगर के पपेट्स होते हैं, क्रिप टॉयज होते हैं, अलग अलग चुएबल टॉयज भी, पेसिफायर्स भी होते हैं जो उनका डिस्ट्रैक्ट करेगा माइंड को बच्चों के। और टीथिंग कीज होते हैं जो, जैसे कि बच्चे के दांत निकलते हैं तो उनको दर्द होता है तो वो पेसिफायर लगाते हैं, उसके बदले हम कुछ और चीज दे सकते हैं अलग अलग, जिससे कि उनका उनका ब्रेन जो है डाइवर्ट हो जाए। प्लस यहाँ पे स्लिंग भी लगा सकते हैं, स्लिंग लगा दें, रिमाइंडर लगा दें, अलार्म्स होते हैं, जब वो ले जाने लगे तो बच जाते हैं, या स्लिंग्स उनको स्टॉप करेगा जाने से। ऐसे ऐसे स्लिंग्स आते हैं तो हैंड में लगा के और थंब को जाने से रोकेंगे। ऐसे ऐसे टीथर्स जो हमने आपको बताया, वो टीथर्स, ये सारे कुछ कुछ ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। और जैसे कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री ने बताया कि जो थंब सकिंग और पेसिफायर्स यूज हैं उससे डेवलपमेंटल इश्यू होते हैं, जिससे कि जॉज होते हैं, लेकिन इनको यानी जॉज या माल अलाइन टीथ जैसे हमने बताया वो हो सकते हैं। और साथ में बच्चे के जो ऊपर के जो तालू में उनके मैक्सिलरी जॉज की डेवलपमेंट में रूफ जो होती है वो नैरो हो सकती है, तो उसके लिए माउथ को क्लोज करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर हम शुरू में ही उनको ऑल्टरनेटिव दिखाएं, जैसे कि बहुत सारे टॉयज ऑल्टरनेटिव बताए, या बॉटल टीथर्स करके होते हैं, एक निप्पल होता है और उसके हैंडल होते हैं, जिससे कि बच्चे वो ले सकें, लेकिन स्लोली स्लोली सूदर्स को यानी पेसिफायर्स को और थंब सकिंग को वो स्टॉप करेंगे स्लिंग्स के साथ। हम टोटल मैनेजमेंट बता रहे हैं। मैनेजमेंट में सबसे पहले तो इटियोलॉजी, जो कॉज जो हमने बताया अभी, कॉजेज जो होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, क्या स्ट्रेस है, किस स्ट्रेस से बच्चा पेसिफायर को ज्यादा एक्सेसिव यूज कर रहा है या थंब सकिंग ज्यादा कर रहा है, किस स्ट्रेस से वो भाग के ऐसी कदम ले रहा है कि ही और शी इज डिपेंडेंट ऑन पेसिफायर्स, एक्सेसिव यूज ऑफ पेसिफायर्स और थंब सकिंग। और दूसरा हमें देखना है कि अगर हो गया तो पहले तो इटियोलॉजी को रिमूव करें, और फिर बाद में जो माल अलाइनमेंट्स हो गए हैं, जैसे कि जॉ की पैलेट जो है, ऊपर की पैलेट वो नैरो आर्च हो गई है, वी शेप्ड आर्च बोलते हैं, वी शेप्ड हाई आर्च हो गई, या फिर आगे के दांत निकल गए हैं और नीचे के आगे के दांत अंदर चले गए हैं, तो इन सब की ट्रीटमेंट फाइनल। तो सबसे पहले हम इटियोलॉजी के लिए हमें सूद करना है बच्चों को, जैसे कि पहले भी बताया कि बच्चों के साथ पेरेंट्स बैठ के बातें करें, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उनको फिजिकल एक्टिविटी में लगाएं, जिससे कि बच्चे की जो बोलते हैं बिहेवियर शेपिंग, उनका बिहेवियर को शेप किया जाए, मोल्ड किया जाए, और वो उनका डिस्ट्रक्शन हो जाए, डिस्ट्रक्शन टेक्निक्स, कि वो यहां से जाके कहीं और लग जाए, और उस इटियोलॉजी को रिमूव किया जाए।
बच्चों को खुश रखा जाए, बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज में लगाया जाए, बच्चों को और भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में लगाया जाए, आर्ट में, कलरिंग में, या बच्चे के इंटरेस्ट को जान के उसमें ज्यादा इन्वेस्ट किया जाए टाइम, जिससे कि बच्चा कहीं और खोया रहे, बच्चे को थंब सकिंग की और पेसिफायर की जरूरत ना पड़े। सेकंड चीज, जो चीज हो चुकी है, ये थंब सकिंग या पेसिफायर्स की एक्सेसिव यूज से क्या होता है कि चीक मसल्स डेवलप हो गए, क्योंकि वो हमेशा शक कर रहा है, तो चीक मसल्स जो होते हैं वो डेवलप हो गए हैं, स्ट्रांग हो गए, और इससे जो टंग था वो भी पुश हो गया बैक, रूफ ऑफ माउथ से दूर हो गया है। और अपर फ्रंट टीथ, जैसे हमने बताया थंब सकिंग किया ज्यादा, तो अपर के फ्रंट टीथ जो है वो आगे निकल गए हैं, और नीचे के फ्रंट टीथ पुश होके पीछे चले गए हैं। तो इन सबको नैरो आर्च जो हुआ है उसको कुछ अप्लायंसेस होते हैं, कुछ ब्रेसेस होते हैं, अप्लायंसेस होते हैं, उनको आर्च को वाइड करने के लिए, जो ऊपर की बोन है उसको वाइड करने के लिए वो अप्लायंसेस लगाने पड़ते हैं। आगे के जो दांत निकले हैं उनको अंदर करने के लिए अप्लायंसेस लगाने पड़ते हैं। जो नीचे के दांत अंदर हो गए उनको फॉरवर्ड करने के लिए लगाने पड़ते हैं। और ये एक कंप्लीट पैकेज की तरह आता है। और उसमें साथ साथ कभी कभी हम नॉन सीवियर केसेस में सर्जिकल की जरूरत पड़ती है, लेकिन इनिशियली नॉन सर्जिकल या नॉन ऑर्थोडोंटिक इंटरवेंशंस भी होती है, जैसे कि ओरोफेशियल, ओरल और फेशियल माय फंक्शनल थेरेपी भी होती है, जिसमें कि कुछ एक्सरसाइज किए जा सकते हैं जिससे कि ये मसल्स को दोबारा से री एजुकेट किया जाए कि कैसे वो स्वॉलो करें और स्पीच कैसे बोलें, जिससे कि स्पीच करेक्शन हो जाए, या उनका रेस्टिंग पोस्चर क्या होना चाहिए, टंग का या चीक के, ये सब मसल्स का, ये सब चीजें होती है। तो यानी कि ब्रेसेस के अलावा ये सब थेरेपी भी होती हैं जो करेक्ट करने के लिए। लेकिन मेन चीज है वी हैव टू फाइंड द एटियोलॉजी एंड रिमूव द एटियोलॉजी, जो कॉज है उसको रिमूव करना चाहिए। एंड देन वी गो स्टेप बाय स्टेप कि बच्चा एश्योर हो, काम हो, बच्चा एंशियस ना हो, बच्चा डरे ना। और जब वो हम उसको दूर कर देंगे कॉज को, फिर हम उसके ओरोफेशियल मायोफंक्शनल अप्लायंसेस करेंगे, या फिर हम ब्रेसेस जो तार लगाने का या अलग अलग ब्रेसेस का ट्रीटमेंट होगा वो हम कर सकते हैं, प्लस अंदर क्रिप्स लगा सकते हैं, अलग अलग अप्लायंसेस होते हैं। तो उसके लिए पीडियाट्रिक डेंटिस्ट या ऑर्थोडोंटिस्ट, चाइल्ड डेंटिस्ट या ऑर्थोडोंटिस्ट के स्पेशलिस्ट जो उनसे कंसल्ट, प्लस साइकोलॉजिस्ट के साथ भी